नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग माहेश्वर सूत्र के विषय में कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम है इसका, माहेश्वर सूत्र भगवान महेश अर्थात भगवान शिव के नाम पर है। और यदि देखा जाए तो माना जाता है कि भगवान शिव ने तांडव नृत्य के समय जब अपना डमरू बजाया था, उस समय उन्होंने इस सूत्र को जन्म दिया और उन्हीं के नाम पर इस सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र रखा गया। इसके संकलन करता महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि को देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो नंद वंश के राजा के समकालीन माने जाते हैं और इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की और यह ग्रंथ अपने 8 अध्यायों के नाम पर ही अष्टाध्यायी अथवा अष्टक के नाम पर जाना जाता है। इस अष्टाध्यायी में ही महर्षि पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही उन्होंने प्रत्याहारों की रचना की। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को ही आधार बनाकर उन्होंने अपने व्याकरण के सूत्रों की रचना की, अपने व्याकरण को व्याख्यायित किया। महर्षि पाणिनि, अष्टाध्यायी और अन्य जो व्याकरणाचार्य हैं या व्याकरण का जो इतिहास रहा है, उस विषय में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और निश्चित रूप से उसकी विशिष्टताओं और उससे संबंधित प्रश्न पत्रों में आने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम माहेश्वर सूत्र के विषय में कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। अगर हम माहेश्वर सूत्र को देखें, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वह हलन्त्य वर्ण है। मैंने बोर्ड पर कुछ ही माहेश्वर सूत्रों को लिखा है। मैंने पहले से 7वें और उसके बाद 14वां सूत्र लिखा है। अगर हम इन सूत्रों को देखें तो इन सभी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण हमें दिखाई पड़ रहा है वह हलन्त्य वर्ण है और इस हलन्त्य वर्ण को हम सूत्रांत वर्णों के नाम से जानते हैं। सूत्रांत का तात्पर्य हुआ सूत्र का अंत, अर्थात वह जो हर सूत्र का अंत है वही सूत्रांत है। और इस बात की हम देखें तो प्रथम सूत्र का अंत ड़ है, दूसरे सूत्र का अंत क से हो रहा है और इस प्रकार से ये सूत्रांत वर्ण है। और इन सूत्रांत वर्णों को इत संज्ञक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अनुबंध भी कहा जाता है। अनुबंध, अनु उपसर्ग के विषय में आपको ज्ञात होगा। अनु उपसर्ग को देखा जाए तो यह सामान्यतः पीछे के अर्थों में उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ देखें तो उपसर्ग निरर्थक होते हैं, लेकिन उपसर्ग जब किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं तो वह उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, विशिष्ट अर्थों में व्याख्यायित कर देते हैं यहां। और सामान्यतः अनु उपसर्ग पीछे के अर्थों में अर्थ को निर्मित करता है, तो अनु का यहाँ अर्थ पीछे से है और बंध का तात्पर्य बांधने से है। और इस क्रम में अनुबंध का तात्पर्य हुआ कि जो अपने पीछे सूत्रों को बांधता है, जो अपने पीछे प्रत्याहार के वर्णों को बांधता है, वह अनुबंध है। और इस प्रकार से इन हलन्त्य वर्णों को अनुबंध वर्ण भी कहा जाता है। इस तरह से इन हलन्त्य वर्णों की कुल 4 संज्ञाएं हमें यहां दिख रही हैं। पहला हलन्त्य वर्ण, दूसरा सूत्रांत वर्ण, तीसरा इत संज्ञक वर्ण और चौथा अनुबंध वर्ण। अगर हम देखें परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जैसा कि यूपीटीटी की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि सूत्रांत वर्ण की क्या संज्ञा होती है, तो उस प्रश्न पत्र में यह ऑप्शन था इत संज्ञक वर्ण का और वह आंसर सही हुआ। आपसे किसी शब्द के साथ किसी दूसरे शब्द को कोरिलेट करके, किसी संज्ञा के साथ किसी दूसरी संज्ञा को कोरिलेट करते हुए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि इत संज्ञक वर्ण की क्या संज्ञा होगी, तो उस क्रम में आप सूत्रांत बता सकते हैं।
यदि अनुबंध दिया है तो अनुबंध बता सकते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है कि हलंत वर्ण की क्या निम्न में से क्या संज्ञाएं होंगी, और पहला ऑप्शन सूत्रांत, दूसरा युक्त संज्ञक और तीसरा अनुबंध हो, और चौथा ऑप्शन दिया हो कि ये सभी, तो आप निश्चित रूप से यह जवाब देंगे ये सभी। आगे की बात करें तो इन 14 सूत्रों को देखें तो इन 14 सूत्रों में हमें कुल 14 युक्त संज्ञक वर्ण मिलते हैं। कुछ पुस्तकों में, कुछ विद्वानों के मध्य इस विषय पर मतभेद है। कुछ लोग इसकी संख्या को 15 ही मानते हैं, लेकिन एक अभ्यर्थी के तौर पर हमें इस बात का बार बार ध्यान रखना पड़ता है, इस तथ्य का बार बार हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर विभिन्न आयोगों ने अपने प्रश्न पत्रों में इस प्रश्न के सही उत्तर को क्या निर्धारित किया और उन्होंने क्या माना। और अगर हम देखें यूपीटीटी, सीटेट, यूपीपीआरटी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी और पीजीटी के जो प्रश्न पत्र हैं, इसके अलावा यूजीसी नेट या विभिन्न अन्य राज्यों में भी जो विविध संस्कृत के प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें यदि देखें तो वहां पर हर बार यह संख्या 14 ही मानी गई है। और इस तरह से हमसे जब भी यह पूछा जाएगा कि हलंत वर्णों की संख्या कितनी है, इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, सूत्रांत वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब हमेशा 14 का। अगर हम पहले सूत्र को देखें तो पहले सूत्र का अंतिम वर्ण ड है। अगर हम छठे सूत्र को देखें तो छठे सूत्र का अंतिम वर्ण भी ड। इस प्रकार से एक सवाल निर्धारित हो गया और बार बार पूछा गया कि वह कौन सा सूत्रांत वर्ण है जो वर्णमाला में 2 बार आया। तो आप देख रहे हैं पहले सूत्र का अंतिम वर्ण ड और छठे सूत्र का अंतिम वर्ण भी ड है, और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ ड। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वह किन सूत्रों में आया हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा पहले एवं छठवें सूत्र में आया। इस छठे सूत्र में इस ल वर्ण को यदि हम देखें तो इस ल वर्ण का तथ्य है कि यह ल हलंत नहीं। यदि हम इन समस्त सूत्रों को देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा सूत्र है, प्रथम सूत्र से चौथे सूत्र तक हमें स्वरों का उल्लेख दिखाई पड़ता है। तो 5वें सूत्र के इस ह वर्ण से लेकर इस 14वें सूत्र तक हमें व्यंजन वर्ण दिखाई पड़ते हैं। और इन व्यंजन वर्णों में देखें तो कोई भी वर्ण यहाँ हलंत नहीं है सिवाय इस अंतिम के। और इस तरह से देखें तो यह जो ल वर्ण है यह हलंत नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसे विद्वानों के द्वारा इत संज्ञक वर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? इत संज्ञक वर्ण माना जाता है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि वह कौन सा वर्ण है जो हलंत नहीं है, उसके बावजूद उसे इत संज्ञक माना जाता है, तो हम बताएंगे ल। और वह किस सूत्र में है? तो छठे सूत्र में। इत संज्ञक वर्णों के विषय में यह सूत्र प्रचलित है, तस्य लोपः। तस्य लोपः से क्या तात्पर्य? तस्य का अर्थ होता है उसका। यदि तत् शब्द को यदि हम पुल्लिंग में रूप बनाए तो रूप बनता है सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै। और इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में तस्य, तयो, अतिसा। तो षष्ठी विभक्ति में जाने पर तस्य का अर्थ हो गया उसका। उसका यानी किसका? तो सूत्रांत वर्णों का, इत संज्ञक वर्णों का, अनुबंध वर्णों का, हलंत वर्णों का। लोपः, लोपः का तात्पर्य हुआ लोप हो जाना यानी गायब हो जाना। इस प्रकार से तस्य लोपः से तात्पर्य हुआ कि उसका लोप हो जाना, अर्थात इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाना। अर्थात इस वर्णमाला से जब भी हम वर्णों का उपयोग करते हैं, जब भी हम वर्णों को निर्धारित करते हैं, उनको निकालते हैं, तो उस अवस्था में इन समस्त इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाएगा और ये इत संज्ञक वर्ण नहीं माने जाएंगे, इन्हें वर्णों के रूप में गिना नहीं जाएगा। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रथम सूत्र में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है। अ, ई, उ, ड वर्ण के रूप में नहीं गिना जाएगा। तो एक भ्रांति पैदा हो सकती है, भ्रांति उत्पन्न हो सकती है मन में, और वह क्या कि अगर इनका लोप ही करना था, यदि इन्हें गिना नहीं जाना था, तो इनके रखने का औचित्य क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है? और यदि इन्हें रखा गया है तो इनकी उपयोगिता अवश्य हो।
तो क्या उपयोगिता है? प्रत्येक सूत्र की सीमा का निर्धारण। जैसे खेत में मेड़ होता है, जैसे किसी प्लाट में बाउंड्री वॉल होती है और वह बाउंड्री वॉल उस प्लॉट की सीमा का निर्धारण करती है, मेड़ खेत की सीमा का निर्धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये इत संज्ञक हलन्त वर्ण हर सूत्र की सीमाओं का भी निर्धारण करते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो इस सूत्र से जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं तो प्रत्येक प्रत्याहारों की सीमाओं का निर्धारण भी यह हलन्त वर्ण करते हैं। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार इस वर्णमाला से वर्णों को संक्षिप्त करके उन्हें निकालने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से हम प्रत्याहारों के विषय में एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और वहां पर हम प्रत्याहारों की विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह तथ्य बिल्कुल आपको यही स्पष्ट कर दूं कि जब भी प्रश्न पत्र में, संस्कृत के प्रश्न पत्र में आपसे वर्णमाला शब्द का उल्लेख किया जाएगा तो उस अवस्था में आप हिंदी की वर्णमाला का उपयोग नहीं करेंगे, उसे आधार नहीं बनाएंगे। संस्कृत के प्रश्न पत्र में जब भी प्रश्न में वर्णमाला शब्द का उल्लेख होगा, चाहे वहां माहेश्वर सूत्र लिखा हो अथवा न लिखा हो, उस अवस्था में हम इस माहेश्वर सूत्र का ही उपयोग करेंगे। यदि हम देखें द्वितीय भाषाओं को, आपने शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा भी होगा कि द्वितीय भाषाओं को हमेशा मातृभाषा के माध्यम से कोरिलेट करके उनको आधार बना करके ही अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु में पढ़ने वाला जो बालक है वह यदि संस्कृत को पढ़ रहा है, यदि वह अंग्रेजी को पढ़ रहा है, यदि वह फ्रेंच को पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वह तमिल भाषा और उसमें प्रयोग की जाने वाली लिपि को ही आधार बनाकर वह द्वितीय भाषा को पढ़ेगा। उड़ीसा में, उड़िया में पढ़ने वाला बच्चा वह अपनी उड़िया भाषा को आधार बनाएगा। अब संस्कृत द्वितीय भाषा, हम हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये हमारे लिए एक एडवांटेज का भी विषय है कि हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि का उपयोग करती है और संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि का उपयोग करती है। लेकिन जब वर्णमाला की बात आएगी तो जो वर्णमाला हम हिंदी में पढ़ते हैं वह वर्णमाला हमें संस्कृत पढ़ने में उपयोगी अवश्य होगी, लेकिन प्रश्न पत्र का आधार नहीं होगी। निश्चित रूप से हम अ से लेकर ज्ञ तक जो वर्णमाला पढ़ते हैं, जब प्रश्न पत्र में, संस्कृत के प्रश्न पत्र में वर्णमाला शब्दावली का उल्लेख मिलेगा तो उस अवस्था में आप हिंदी की वर्णमाला का उल्लेख नहीं करेंगे और आप माहेश्वर सूत्र की वर्णमाला का उल्लेख करेंगे, इसी को आधार मानेंगे।